हाय एवरीवन, एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज के दिन यानी कि 29 अगस्त को आज जो बीपीएससी ऑडिटर की एग्ज़ाम आयोजित की गई है उसके प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर को भी मैं डिस्कस करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 150 सभी प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। साथ ही इसमें से जो करेंट अफेयर सेक्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी एग्जाम का जो सेक्शन होता है उसके सभी आंसर को डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके अलावा भी जो और सभी सेक्शन बचेंगे उन सभी प्रश्नों का आंसर हमारे द्वारा तैयार किया जा रहा है। और अगर आप सभी आंसर उसका जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, अवार्ड सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का हाइपर लिंक दिया हुआ है। और यह जो हमारा टेलीग्राम चैनल जो आप अवार्ड सेक्शन से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी को कल शाम तक आज के बीपीएससी ऑडिटर के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा का आंसर वहां पर कल शाम तक आप लोगों को जारी कर बता दिया जाएगा। आज बेसिकली यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्रश्न जो बीपीएससी ऑडिटर के द्वारा 29 अगस्त को आयोजित किए गए एग्जाम में जो पूछे गए हैं उससे 67वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, जो बीपीएससी के द्वारा 12 दिसंबर को आयोजित किए जाने की बात की गई है, तो उसका एक परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा उससे इससे हमें जानकारी मिल सकती है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार के आखिर कितने संख्या में किस सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, यह बीपीएससी ऑडिटर का आज का प्रश्न है। इसमें साइंस से सबसे पहले साइंस से जैसे प्रश्न का आप लेवल स्टैंडर्ड देखिए। हीरे की चमक का क्या कारण है? इसका आकार, इसकी कटाई, इसका परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर ई ऑप्शन के कारण कई सभी जो प्रश्न है उसमें ई ऑप्शन दिया हुआ है। और साइंस सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो साइंस सेक्शन का प्रश्न 30 प्रश्न बेसिकली साइंस सेक्शन से पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देखिए 30 प्रश्न लगातार जो है वह साइंस सेक्शन से पूछे गए हैं। यह प्रश्न का PDF और इसका आंसर की कल शाम तक आप लोगों को बता दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग परेशान नहीं हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसका PDF भी आज शाम तक टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। और कल शाम तक इसका आंसर की आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा एकेडमिक्स फॉर सीएसई संस्थान के द्वारा। आइए करेंट अफेयर सेक्शन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न है, एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि शशि थरूर एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों ललित कला अकादमी के जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वह उत्तम पछारने हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन फरवरी 2020 में भारत में गुजरात में किया गया था, मोटेरा स्टेडियम में, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम नामकरण कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर होगा आपका डी। 34 नंबर प्रश्न आते हैं, भारत के किस शहर में COP14 का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों COP14 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का आंसर होगा आपका ए। अगला 35 नंबर प्रश्न है, बायोपिक फिल्म PM नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन हैं? तो PM हमारे जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन पर एक बायोपिक फिल्म बनाई गई है और उस फिल्म के डायरेक्टर हैं उमंग कुमार, यानी कि 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 36 नंबर प्रश्न, चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो चुनावी बॉन्ड योजना उस समय बजट के माध्यम से हमारे देश में लागू किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी थे। तो चुनावी बॉन्ड योजना की प्रारंभ की यहाँ पर तिथि पूछी गई है, तो यहाँ पर जनवरी 2018 होगा। बेसिकली 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना की शुभारंभ की गई थी। तो देखिए इससे कहीं ना कहीं एक बातें स्पष्ट हो रही है, यह 2018 का करेंट अफेयर सेक्शन से है। तो विगत 2 वर्षों का तो कम से कम यहाँ पर कवर किया गया है, क्योंकि कोविड के कारण यह एग्जाम लगातार डिले होता गया है। तो आप देखिए कि लगभग 1.5 से 2 साल का करेंट अफेयर विगत वर्षों का यहाँ पे पूछा गया है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं उसकी तैयारी करेंगे। तो इसे कहीं ना कहीं हमें एक आने वाली जो एग्जाम है वहाँ किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे ये तो जरूर इस बात से हमें स्पष्ट हो रही है। अगला प्रश्न है, करेंट का ही सेक्शन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं SC शर्मा यानी कि सुरेश चंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है,
डिफेंस एक्सपो 2020, डिफेंस एक्सपो 2020 का क्या विषय है? तो डिफेंस एक्सपो 2020 का विषय है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि 38 का आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर किससे नियुक्त की गई है? गौरी सामंत। बहुत ही महत्वपूर्ण या करंट अफेयर सेक्शन है। जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जा रहे थे तब भारत के चुनाव आयोग के द्वारा पहली बार चुनावी एम्बेसडर के रूप में ट्रांसजेंडर को बनाया गया और वह ट्रांसजेंडर थे गौरी सामंत। तो इसे भी आपको, यह बहुत महत्वपूर्ण करंट सेक्शन था, तो यह स्वाभाविक है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, आप इसका लेवल को देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है, यानी कि इसका आंसर होगा 40 का बी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन हैं? चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, यह भारतीय हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, COP 26 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए ऊपर में COP 24 से प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर COP 26 से प्रश्न पूछा गया। COP 24 का आयोजन भारत में किया गया, लेकिन COP 26 का आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो करंट अफेयर सेक्शन की आप यहाँ पे स्टैंडर्ड का पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रोबोट सोफिया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत न्यूज में रहा है। सोफिया नाम का रोबोट किस देश की आधिकारिक नागरिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सऊदी अरब की आधिकारिक नागरिक के रूप में सोफिया नामक रोबोट को नागरिक का वहां पे दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? तो 92वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2020 में किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पैरासाइट को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं, वे कौन से खेल खेलते थे? तो बहुत एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं, वो फुटबॉल के खिलाड़ी थे जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिनकी डेथ हो गई थी। कोबे ब्रायंट या विश्व के एक महत्वपूर्ण फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न 46 नंबर देखते हैं, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज कौन नियुक्त की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सुमन कुमारी। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज के रूप में सुमन कुमारी नियुक्त की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, यह 67वीं या CDPO में भी पूछा जा सकता है। किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में कोई अगर पहली बार किसी है ना, पहली महिला, पहली ट्रांसजेंडर या किसी भी पद पर नए पहली महिला का नियुक्ति, तो ऐसा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पर हिंदू महिला जज का बनना तो एक निस्संदेह एक बहुत महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का डी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था? तो ग्लोबल वैक्सीन समिट, देखिए एक्चुअली ये ग्लोबल वैक्सीन समिट का आयोजन जो किया गया था वह तो वर्चुअली किया गया था इसका आयोजन, लेकिन आयोजक जो था वह यूनाइटेड किंगडम, इसके निर्देशन में किया गया था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। आप ऐसा कर सकते हैं, वर्चुअली इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ए। 48 नंबर प्रश्न, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता किसे घोषित किया गया है या कौन घोषित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लुइस गलुक को नोबेल साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 48 का डी। 49 नंबर प्रश्न, वर्ष 2020 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो जिस समय WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष वर्ष 2020 पूछा गया तो उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह थे। अभी हालांकि स्वास्थ्य मंत्री से इन्हें हटा दिया गया, लेकिन उस समय चूंकि वर्ष 2020 में पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नॉर्वे ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है ग्लोबल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में। अगला प्रश्न है, कश्मीर की बेटी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों कश्मीर की बेटी के लेखक हैं ए, यानी कि डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद ने कश्मीर की बेटी नामक पुस्तक लिखी है जो काफ़ी फेमस रही। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ए। 52 नंबर प्रश्न है, बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन, देखिए आखिर बिहार में जल जीवन हरियाली से प्रश्न पूछा ही गया। अक्सर BPSC का यह जो बिहार में जो स्कीम चलती है, स्पेशली जल जीवन हरियाली
से संबंधित स्कीम है। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह और अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं और आज के ऑडिटर में भी इससे सवाल पूछ लिया। लेकिन यह प्रश्न पूछा कि किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी 26 अक्टूबर को। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 53 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? रिसेंट राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का प्रश्न पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नरेंद्र कुमार सिन्हा हाल ही में बिहार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। 54 नंबर प्रश्न है, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया? तो बिहार के एकमात्र व्यक्ति जो कि आपका बीजेपी से विधायक भी हैं और एक दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह कामेश्वर चौपाल। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला 55 नंबर प्रश्न है, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वाह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो गंगा उद्वाह योजना देखिए बिहार की नीतीश सरकार की काफ़ी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा उद्वाह योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी के पानी का गया, राजगीर, नालंदा इन क्षेत्रों में गंगा नदी के पानी को पहुंचाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए पहले चरण में शामिल नहीं है, यानी कि नवादा डिस्ट्रिक्ट पहले चरण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक विजय कुमार चौधरी हैं और विजय कुमार चौधरी ने उस समय सियासत में सदस्यता पुस्तक लिखी थी जब ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो ये अभी एक साल 1.5 साल से काफ़ी पुराना एक करेंट अफेयर को पूछा गया है। तो ऐसे महत्वपूर्ण करंट सेक्शन को आपको फोकस करना होगा जो विगत 2 वर्षों से न्यूज में रहा है। आप यहाँ पे ट्रेंड से इस बात को आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो बीरपुर में स्थापित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप विकल्प यहाँ पर सामने देख सकें, है ना। तो डायरेक्ट ऑप्शन में आंसर मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि WHO द्वारा 2020 को किस विषय के रूप में मनाया गया? तो चूंकि 2020 जो है हमारा कोविड पीरियड में हमारा पूरा समय बीता है 2020, तो वह जो समय था WHO के द्वारा डॉक्टर और नर्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में WHO के द्वारा घोषित किया गया, मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया? राजीव गांधी, देखिए यहाँ यह प्रश्न नहीं पूछा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया, प्रश्न पूछा है कि कितने महिला खिलाड़ियों को दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 महिला खिलाड़ियों को दिया गया। तो इस तरह से आपको सेक्शनल प्रश्न भी अच्छे से कवर करने होंगे। तो यह था आपका करेंट अफेयर का प्रश्न। अब यहाँ से हिस्ट्री का प्रश्न शुरू होता है। तो चूंकि बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो यहाँ ये देखिए कि किस प्रकार का स्टैंडर्ड 66 से थोड़ी सी डेप्थ में गया है प्रश्न। इस बात को जरूर आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के किसने शासकों का जिक्र किया गया है। अक्सर जो लूसेंट वगैरह से जो छात्र तैयारी करेंगे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सब थोड़ा सा डेप्थ में जाकर प्रश्न पूछा है। अकबर के समय बिहार कुल कितने सरकारों में बटा हुआ था, यह भी थोड़ा सा एक डेप्थ में जाकर प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमने जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन था करेंट अफेयर उसे हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा कर दिया है और इन सभी प्रश्नों का आंसर कल शाम तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मॉडल आंसर के रूप में जारी कर दिया जाएगा। और इसका जो PDF है प्रश्नों का PDF उसे भी शाम तक जारी कर दिया, शाम तक ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ इसमें जो प्रश्न है वो काफ़ी इजी प्रश्न, जैसे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा शुरुआत की थी। तो आप लोग जानते हैं कि सिजदा का जो परंपरा, सिजदा या पैबोस की परंपरा है वह शुरू किया गया था दिल्ली सल्तनत के समय। तो यहाँ विकल्प से जैसे अमृत बाजार पत्रिका का संपादक है ना, शिशिर कुमार घोष है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक। तो ये सभी प्रश्न, यानी कि कुछ जो प्रश्न है वह काफ़ी डेप्थ में जाकर पूछा गया प्रश्न हिस्ट्री जैसे सेक्शन में भी, और कुछ प्रश्न लाइटली प्रश्न है जिसे एक कॉमन जानकारी के आधार पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अभी हिस्ट्री का प्रश्न हमने स्टार्टिंग का 30 प्रश्न जो था वह साइंस से था, उसके बाद स्टार्टिंग का 30 प्रश्न जो आया वह करंट अफेयर से था, उसके बाद 61 नंबर प्रश्न से लेकर देखिए लगातार यह हिस्ट्री का प्रश्न है चला आ रहा है। हिस्ट्री का प्रश्न है आपका, देखिए कहाँ तक हिस्ट्री का प्रश्न जाता है। हिस्ट्री का संख्या इधर आपका ज्योग्राफी शुरू हो रहा है। हिस्ट्री का प्रश्न आपका 80 नंबर तक है, ठीक है। यहाँ पे आपका 20 प्रश्न जो है वह हिस्ट्री से दिखें, 30 प्रश्न आपका साइंस से दिखा,
30 प्रश्न आपका करेंट अफेयर से दिखा, जो मोस्ट सेक्शन हमेशा करेंट अफेयर आता है। 20 प्रश्न अभी तक हिस्ट्री से दिखा है। उसके बाद अब यहाँ पे आपका ज्योग्राफी शुरू हो रहा है। 81 नंबर प्रश्न से आपका ज्योग्राफी प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए 81 नंबर से लेकर ये अभी ज्योग्राफी चला आ रहा है। इसमें कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी में है प्रश्न आएंगे, कुछ आपका इंडियन ज्योग्राफी से है, कुछ बिहार का ज्योग्राफी से है। जैसे बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी स्थित है, तो बहुत ईजी प्रश्न है। बिहार की ज्योग्राफी से भी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। औसत वार्षिक वर्षा अधिकतम किस जिले में होती है, तो इसे भी आप देखे कवर कर लीजिए। जनगणना से जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ भी 2 प्रश्न जनगणना से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। अक्सर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो जनगणना से प्रश्न आते हैं वह इजी होते हैं, तो आप जनगणना को जरूर पढ़ें। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है, तो ये 2 प्रश्न जो है यहाँ पे जनगणना से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और अक्सर बीपीएससी के द्वारा, चाहे आपका सीसीई का हो, कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम का हो, ऑडिटर का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है, 2 या 3 प्रश्न जनगणना से अक्सर यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, किस नदी का नाम निरंजना नदी है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। सर्वाधिक उत्पादन 2017-18 में किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ। देखिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पे आपको फोकस करा रहा हूँ। यहाँ 2017-18 में पूछा गया है। पूछा गया कि वर्ष 2017-18 में किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ। तो आपको 2-3 साल का ट्रेंड, जब आप इकोनॉमिक सर्वे कवर करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे या बजट कवर करेंगे, बजट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है कंपटीशन के लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ेंगे तो आपको तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। 2017-18 में किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ, 18-19 में किसका हुआ, 19-20 में किसका हुआ। तो 2-3 साल का जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब जाकर ऐसे प्रश्न आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो यह अभी देखिए 81 नंबर से आपका लगातार प्रश्न, तो 20 प्रश्न जो थे यहाँ भी आपका ज्योग्राफी से पूछे गए। तो इस बार थोड़ा सा ज्योग्राफी से 20 प्रश्न पूछे गए। हमने हिस्ट्री से 20 देखा, करेंट अफेयर से 30 देखा, साइंस से हमने 30 देखा। तो इस तरह से जो प्रश्न थे 100 अभी तक पूछे गए। अब देखिए आगे पॉलिटी का आपका प्रश्न प्रारंभ होता है। संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन पर होता है, तो जानते हैं कि संचित निधि भारत के संसद से जब तक आप अनुमोदन नहीं कराएंगे तब तो संचित निधि से आप पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इन सभी प्रश्नों का आंसर मैं कल शाम तक डिस्कस कर दिया जाएगा। अगला है, जैसे राज्यसभा की सीट आपको राज्यवार बताना है। देखिए अभी तक प्रश्न पूछा जाता था कि बिहार राज्य से कितने जाते हैं, झारखंड से कितने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में राज्यवार पूछा गया, वो भी आपको अवरोही क्रम में बताना है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको इन सभी राज्यों के संख्या आपको याद करनी होगी कि लोकसभा से किस राज्य से कितने जाते हैं, राज्यसभा से किस राज्य से कितने सदस्य जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न पूछा है, या देखिए यह यूपीएससी पैटर्न पर पूछा गया प्रश्न है। केवल 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2 प्रश्न है कि संविधान संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो संविधान संशोधन स्वाभाविक है कि लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। राज्य के विधानमंडल का कोई रोल ही नहीं है संविधान संशोधन विधेयक प्रारंभ करने में, और नहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा लोकसभा या राज्यसभा, यानी कि 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यह ठीक यूपीएससी पैटर्न पे पूछा प्रश्न, केवल 1 सही है, 1, 2, 3 सही है। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। आप रटकर लूसेंट वगैरह बुक पढ़कर आप बीपीएससी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ये ट्रेंड आपको बता रहा है। इसके लिए आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा और उन कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। एक और प्रश्न जैसे यहाँ पर देखिए, ये भी है केवल एक, एकदम पूरा जो पैटर्न है 2-3 प्रश्न है वह अक्सर इसमें डाला हुआ है। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न का निर्धारण कौन करता है। अभी तक हमने पढ़ा सांसद सदस्य को अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा, विधानसभा की अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा, लेकिन पंचायत सदस्य, चूंकि पंचायत चुनाव चल रहा है, बिहार में पंचायत चुनाव का आयोजन किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में पंचायती राज ऐसे टॉपिक भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा। देखिए यहाँ पर आर्टिकल, ये बेसिकली डीपीएसपी का आर्टिकल है, इसे आपको चूज करने के लिए दिया हुआ है। तो पॉलिटी का जो प्रश्न है यहाँ पे 10 प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर डिस्कस किया करेंट अफेयर, साइंस से 30 प्रश्न, करेंट से 30, 20 हिस्ट्री, 20 ज्योग्राफी और 10 प्रश्न आपका हो गया है पॉलिटी से, टोटल 110 प्रश्न। अब आगे देखिए आपका इकोनॉमी से प्रारंभ हो रहा है। तीसरा पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है, यह पूछा गया। चूंकि वहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आप देखेंगे कि चाइना वार, पाकिस्तान वार और उसमें भारत की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य थी, तो उसके कारण कुछ दिनों तक 1 वर्षीय प्लान अपनाया गया था, मुख्यतः 3 वर्षों तक संभव था। तो उसके गैप को यहाँ पर पूछा गया है।
तो ये सारे आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसे आप कवर कर सकते हैं। मेक इन इंडिया पूछा गया कि मेक इन इंडिया कब लागू किया गया था, तो मेन जो स्कीम है उसे आपको डेट याद रखने होंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। मेन जो स्कीम पूछा गया है, देखिए यह लगातार देखिए। फिर यहाँ पर प्रश्न एक आपका जनगणना से पूछा गया है, 2 ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत और एक आपका पूछा इकोनॉमिक सेक्शन के अंतर्गत जनगणना से कि 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपका इकोनॉमिक से भी लगभग 20 प्रश्न आपका इकोनॉमिक से भी यहाँ दिख रहे हैं। फिर हिस्ट्री यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, चूंकि हिस्ट्री से अक्सर जब बीपीएससी का आप एग्जाम देंगे तो लगभग 35-40 प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो पहले 20 प्रश्न पूछे गए, फिर यहाँ पर हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था, उसमें वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये सभी प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखिए हिस्ट्री से फिर इधर प्रश्न पूछे गए हैं और लगभग हिस्ट्री से इस बार भी चौरी चौरा कांड, दांडी यात्रा, गांधी इरविन, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है। बिहार की हिस्ट्री से ही फोकस किया गया है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष है ना, बिहार किसान सभा का गठन कब किया गया, 1922 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन कब हुआ। लगभग हिस्ट्री से 40 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद अंतिम जो 10 प्रश्न है वह आपके साइंस से मैथ से पूछे गए हैं। तो इसका जो अगर पूरा ट्रेंड अगर देखा जाए, बीपीएससी ऑडिटर 150 प्रश्नों का पूरा ट्रेंड अगर यहाँ एनालिसिस किया जाए, 30 प्रश्न आपका साइंस से पूछे गए हैं, 30 प्रश्न आपका करेंट सेक्शन से, लगभग 40 प्रश्न 38 से 40 प्रश्न आपका हिस्ट्री सेक्शन से पूछा गया है। आपका 10 प्रश्न पॉलिटी से पूछा गया, 20 प्रश्न आपका ज्योग्राफी से पूछा गया, लगभग 12-13 प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं, 10 प्रश्न आपके मैथ सेक्शन से पूछे गए हैं। इस तरह आप देखेंगे कि कुल 150 प्रश्नों में आपको सबसे ज़्यादा अब प्रश्न है कि आखिर इससे 67वीं एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी किस प्रकार सीख ले सकते हैं, अपने ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कन्फर्म हो गई कि आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करनी होगी वह हिस्ट्री तो है ही, सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करें। स्पेशली जब आप CDPO 67वीं बीपीएससी जो आगामी एग्जाम है, तो आप हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिए, मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका करेंट अफेयर से फोकस करना है। विगत कुछ प्रश्न जो है, जैसे मेक इन इंडिया, ये 2014 से चला आ रहा है, 15 से, लेकिन मेक इन इंडिया जो है वह चूंकि कुछ स्कीम जो है हमेशा न्यूज में रहते हैं, तो आपको याद हो जाएगा मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया, 17-18 में बिहार में किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ। तो आप जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रहेगी, सार्वभौमिक तथ्य जो होते हैं भाई याद रहते हैं। करेंट अफेयर पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है। एक और बात जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, अक्सर जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं होते हैं वे साइंस बैकग्राउंड को हमेशा इग्नोर करते हैं, लेकिन आप 30 प्रश्न देखिए यहाँ भी पूछा गया है, 66वीं में भी आपको 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो साइंस सेक्शन को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें बायोलॉजी सेक्शन पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करनी होगी। और पॉलिटी का प्रश्न काफ़ी ज़्यादा ईजी था, हमने डिस्कस किया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें ट्रेंड बदलाव देखने को मिला है वह है यूपीएससी पैटर्न के जो सवाल आते हैं केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, उस टाइप के जो प्रश्न आते हैं उसमें भी यहाँ पर 2-3 प्रश्नों को शामिल किया गया है। यानी कि आप किसी भी टॉपिक को जब अध्ययन करें तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करें, लेकिन कुछ लिमिटेड बुक का अध्ययन करना। ये नहीं कि 6 से लेकर 12 तक आप बैठ गए एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करें। और मेन जो टेक्स्ट बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है या फिर आपकी इकोनॉमिक्स में कुछ पीडी का जो अतिरिक्तांक आता है, रमेश कुमार, ये सब जो बुक आती है इसका आप अच्छे से अध्ययन करें। आप स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए अध्ययन करें, और लूसेंट वगैरह सिर्फ आप रिवीजन के लिए, फैक्ट्स के लिए पढ़ सकते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह रिवीजन के लिए एक अच्छी बुक मानी जाती है। तो इस तरह से आज हमने बीपीएससी ऑडिटर का हमने ट्रेंड एनालिसिस डिस्कस किया, करंट अफेयर सेक्शन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर हमने देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप हमारे जो चैनल का अवार्ड सेक्शन है वहाँ पर भी जाकर हाइपर लिंक के थ्रू हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कल शाम तक एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल के द्वारा 29 अगस्त जो आज के दिन बीपीएससी ऑडिटर का प्रारंभिक एग्जाम आयोजित किया गया है, इसका आंसर की कल शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा, और आज शाम तक आपको ये प्रश्न भी शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।